कभी सोचा है कि राजनीति असल में काम कैसे करती है? आज हम हरिशंकर परसाई की एक कमाल की कहानी भेड़ें और भेड़िए को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जरा सोचिए, एक जंगल में पहली बार चुनाव होने वाले हैं। भेड़ों के लिए तो एक सपने के सच होने जैसा है, लेकिन भेड़ियों के लिए, उनके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ डर। यहीं से कहानी शुरू होती है। तो इस जंगल के राजनीतिक मैदान में आखिर कौन कौन है? चलिए मिलते हैं इनसे। ये है भेड़े, जंगल की 90% आबादी, बहुत ही शांतिप्रिय, दयालु और बस एक ऐसी दुनिया का सपना देखने वाली जहां सब सुरक्षित रहें। उनका सीधा साधा सिद्धांत है, जियो और जीने दो। और दूसरी तरफ है भेड़िए, आबादी का सिर्फ 10%, लेकिन हमेशा से जंगल के शासक। अब लोकतंत्र की बात सुनकर इनके होश उड़ गए हैं। इन्हें डर है कि अगर भेड़ें जीत गईं तो कहीं इन्हें घास न खानी पड़ जाए। तो भेड़िए अब क्या करते हैं जब उन्हें पता है कि वो सीधे सीधे तो चुनाव जीत ही नहीं सकते? यहीं वो मदद के लिए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब भेड़ियों को लगा कि अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, तब उनकी मदद के लिए एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार सामने आता है। और एंट्री होती है एक बूढ़े सियार की, एक नंबर का चापलूस, जो भेड़िए को बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो सब संभाल लेगा। वो भेड़िए को माई बाप कहकर यकीन दिलाता है कि जीत पक्की है। सियार भेड़िए से एक सीधा सौदा करता है, मैं तुम्हें चुनाव जितवाऊंगा, पर तुम्हें ठीक वही करना होगा जो मैं कहूंगा। अब हताश भेड़िया और करता भी क्या, वो मान जाता है। और यहीं से शुरू होती है सियार की वो अविश्वसनीय योजना, जो ताकत पर नहीं बल्कि पूरी तरह से धोखे और छल पर टिकी थी। प्लान बिल्कुल साफ था, 2 स्टेप्स का। पहला, भेड़िए की इमेज बदल दो, उसे एक संत की तरह दिखाओ। और दूसरा, एक ऐसी प्रोपेगेंडा टीम बनाओ जो भेड़ों को ये यकीन दिला दे कि भेड़िया उनका दुश्मन नहीं, दोस्त है। भेड़िए का एक जबरदस्त मेकओवर किया जाता है। माथे पर तिलक, गले में कंठी माला और मुंह में घास के तिनके। और उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि कुछ बोलना नहीं है, बस विनम्र दिखने का नाटक करना है। और ये है वो प्रोपेगेंडा टीम। 3 रंगे हुए सियार, एक बुद्धिजीवी और कवि का नाटक करता है, दूसरा नेता और पत्रकार का, और तीसरा धर्मगुरु का। इनका काम है भेड़ों को ये यकीन दिलाना कि भेड़िया उनका मसीहा है। अब मंच तैयार है, उम्मीदवार तैयार है, टीम तैयार है, तो चुनाव प्रचार शुरू होता है। अभियान की शुरुआत एक जोरदार संदेश के साथ होती है, डरो मत, भेड़िया राजा अब एक संत बन गया है। इसके बाद बुद्धिजीवी सियार भेड़िए को लगभग भगवान का दर्जा दे देता है। वो कहता है, जैसे स्वर्ग में भगवान है, वैसे ही धरती पर भेड़िया है। फिर नेता सियार आगे आता है और भेड़ों के मन में डर पैदा करता है। वो कहता है कि तुम लोग कमजोर हो, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें सुरक्षा के लिए एक मजबूत भेड़िए की जरूरत है। और आखिर में धर्मगुरु वाला सियार भेड़िए को वोट देने को एक धार्मिक काम बता देता है। वो वादा करता है कि जो उसे वोट देंगे उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। और ये तरकीब काम कर जाती है। भेड़ें इस धोखे में पूरी तरह से आ जाती है। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा रक्षक मान बैठती हैं। तो चुनाव के दिन आखिर होता क्या है, चलिए देखते हैं। और नतीजा वही होता है जिसकी उम्मीद थी। भेड़िए भारी बहुमत से जीत जाते हैं। भेड़ें खुशी खुशी अपने ही शिकारियों को सत्ता सौंप देती हैं। और सत्ता में आते ही भेड़िए भेड़ों के भले के लिए पहला कानून पास करते हैं। और ये वो कानून है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। पहला कानून था, हर भेड़िए को नाश्ते में एक भेड़ का बच्चा, दोपहर के खाने में एक पूरी भेड़ और रात के खाने में आधी भेड़ दी जाएगी। ये विश्वासघात की इंतहा थी। तो सुरक्षा के सुनहरे युग का वादा किया गया था, और मिला क्या? भेड़ियों के खाने का एक सरकारी मेन्यू। कहानी की यही क्रूर सच्चाई है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक जंगल की कहानी है, या फिर ये हमारे अपने समाज का ही एक आईना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।